दोस्तों, अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 वाचडॉग हैं। वाचडॉग बोलते हैं निगरानी रखने वाले। अलग अलग एरिया में 4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो अलग अलग एरिया में निगरानी रखते हैं। सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट जो निगरानी रखता है फेयर जुडिशरी, मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है हमारी कंट्री में वो फेयर होना चाहिए, उसमें कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कैग की। कैग इसी तरीके से फाइनेंस को देखता है। हमारे यहाँ पर जो भी फाइनेंस होता है उसका जो खर्चा किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कैग की रिपोर्ट आती है। 2G घोटाले से रिलेटेड ये सब, जो कोल घोटाले से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट निकली थी वो सब कैग की वजह से सामने आया था। तो कैग यहाँ पर देखता है कि किस तरीके से हमारा फाइनेंस सुरक्षित रहता है। इसी तरीके से अगर बात करूं मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये क्या करता है, फेयर इलेक्शन हमारी कंट्री में होनी चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ पर जब यूपीएससी की बात करते हैं हम लोग, तो यूपीएससी को बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर मेरिट सिस्टम के बारे में जिक्र किया जाता है। मेरिट सिस्टम मतलब एक अच्छे से अच्छा इंसान यहाँ तक, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उस तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने बोला, देखा भी होगा कि जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर होगा। तो वो मेरिट किस तरीके से बनाए रखनी है यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी, तो इसका ध्यान रखता है यहाँ पर यूपीएससी, जिसको बोलते हैं हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आज इसी के बारे में हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। तो यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है, आज का जो लेक्चर रहेगा वो चलेगा आप लोगों का यूपीएससी के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। काफी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है हमारी कंट्री में, जिसको कई बार एशिया का टफेस्ट एग्जाम भी बोला जाता है, जिस तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसका भी जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आप लोगों को आगे आगे देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यूपीएससी के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो ये सेंट्रल रिक्रूटिंग बॉडी है, मतलब सेंट्रल की तरफ से ये रिक्रूटमेंट करती है। ठीक है, तो ये एजेंसी जो है ये ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट करती है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट कैसे है ये आप लोगों को आगे जानने को मिलेगा। ये जरूर याद रखना है आप लोगों की, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये सारे आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो क्रिएट की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट की गई थी। ओके, ऐसा नहीं है कि बाद में अमेंडमेंट करके इसको डाल दिया गया अंदर। तो स्टार्टिंग से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, और इससे रिलेटेड आर्टिकल भी है यहाँ पर 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, तो 301 टू 323 इन पार्ट कितना 14, तो 14 पार्ट में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम कि किस एरिया में कहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बॉडी को रखा गया है। इतना कम से कम पार्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, एक एक आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो इतनी बार रिपीट हो जाते हैं, या तो न्यूज में रिपीट हो जाते हैं, या फिर आप लोग डे बाय डे उसको पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, तो वो बहुत बार उनका रिपीटिशन हो जाता है। तो वो बातें आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को नॉर्मली याद रह जाएंगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो यहाँ पर अगर बात करूं यहाँ पर, तो इस आर्टिकल के आप लोगों को यहां से 315 से 323 के बीच में जो अनुच्छेद है यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी, क्या इनकी कंपोजिशन है, मतलब किस किस से ये मिलकर बने होते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह से रिलेटेड जो भी मैटर होता है, कौन इनकी अपॉइंटमेंट करता है, कौन हटा सकता है, या रिमूवल किस तरीके से होता है, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर इन आर्टिकल्स में देखने को मिलेगी। इसके साथ में इंडिपेंडेंट किस तरीके से है, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को इस लेक्चर में जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंप्लीट लेक्चर में आप लोगों को ये आप लोग बोल सकते हैं कि एक ओवरव्यू है यहाँ पर लेक्चर का, जिससे आगे जिस तरीके से अब हमारा लेक्चर चलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपोजिशन क्या क्या है, मतलब कितने मेंबर होते हैं यहाँ पर, चेयरमैन कैसे होता है, उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो यहाँ पर सबसे पहले बात क्या की गई है, तो यूपीएससी कंसिस्ट करता है, सबसे पहले तो चेयरमैन रहते हैं यहाँ पे, चेयरमैन और अदर मेंबर्स भी रहते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है। ओके, तो ये याद रखना है। हम लोगों ने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला चैप्टर देखा था, उस टाइम भी हम लोगों ने देखा था क्या अपॉइंटमेंट होती है, कितने मेंबर होते हैं वहां पर। पहले सिंगल मेंबर कमीशन हुआ करता था, फिर 2 मेंबर कमीशन, फिर 2 मेंबर और ऐड कर दिए गए इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, तो 3 मेंबर की बॉडी हो गई है। तो वो सारा जिस तरीके से हमने वहां देखा था, देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये, प्लीज रिवीजन जरूर करते रहिए। ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ ऐसा का ऐसा ही धरा रह जाएगा, एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। तो रिवीजन आप लोगों को करना है कंटिन्यूअसली। ओके, और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, सारे लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। ओके, पुरानी जितनी भी वीडियो है, पुरानी जितने भी लेक्चर मैंने लिए हैं अब तक का। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, पर लेकिन इलेक्शन कमीशन में हमने क्या देखा था, प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है पर प्रेसिडेंट के हाथ में हटाने की पावर नहीं है। ठीक है, हटाया वो अलग तरीके से जाता था, वो हमने उस लेक्चर में देखा था। पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, और हटाने का भी हम आगे देखेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं रखा गया है कि कितने मेंबर होने चाहिए, तो 9 to 11 मेंबर यहाँ पर बोल दिया जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग चेयरमैन, ठीक है। तो 9 to 11 के बीच में यहाँ पर मेंबर की यहाँ पर संख्या रहती है। तो ये टोटल मेंबर रहते हैं जो सब कुछ डिसाइड करते हैं यहाँ पर यूपीएससी के अंदर में। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, नो क्वालिफिकेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है इनके बारे में कि क्या किस तरीके की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनको बीटेक करा होना चाहिए, बीए होना चाहिए, या फिर बीकॉम, बीएससी, एमबीए, क्या होना चाहिए इनको, कोई भी क्वालिफिकेशन वहां पर नहीं रखी गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के टाइम पर देखा था, तो याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तो यहां पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, बस क्या बात बोला गया है कि 1/2, ठीक है ना, मतलब आधे मेंबर जो होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूट जो कमीशन के, वो क्या होने चाहिए, वो पहले किसी टाइम पर, मतलब 10 साल एटलीस्ट मिनिमम क्या कर चुके हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो वर्क कर चुके हो, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं, 10 ईयर का उनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। तो ये भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर में इनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। वैसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी हाफ मेंबर को, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर बात बोली गई है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। 10 ईयर जरूरी है, वर्ड जो 10 ईयर जो यहाँ पर ईयर है ये याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी इनकी सर्विस की कंडीशन होती है चेयरमैन या अदर मेंबर की, वो भी प्रेसिडेंट के पास में होती है कि वो प्रेसिडेंट करता है किस तरीके से जो भी कंडीशन होती है, ठीक है। जब भी प्रेसिडेंट का नाम आता है ना यहाँ पर, इनडायरेक्ट वे में प्रेसिडेंट थोड़ी नई काम करेगा, ये क्या कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले चैप्टर में कि इसका मतलब क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती इसलिए है कि वो एड एंड एडवाइस दे सके प्रेसिडेंट को, ओके। तो वो भी आप लोगों को बताया गया था, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत हुआ कीजिए इसलिए कोई भी इस तरीके से अगर बात आती है तो। इसके अलावा बात करूं अगर यहाँ पर इनका टाइम कितना होता है, कितने टाइम तक ये ऑफिस में रहते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन निकल आता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी आप लोगों को इसके बारे में जानने को मिलेगा। तो पहले इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग नीचे बताइए मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या बताया था। अगर यहाँ पर बात की जाए कि ऑफिस को वो होल्ड करते हैं तो कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है, इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था उस टाइम पर, आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है। तो चेयरमैन के बारे में अगर बात की जाए, यहाँ पर चेयरमैन और मेंबर का जो कमीशन में जो टर्म रहती है वो 6 साल रहती है, या तो 6 साल या फिर 65 ईयर, मतलब जोन सा भी पहले हो जाए। मान लीजिए उन्होंने क्या कर रखा है, उनका अगर टाइम पीरियड हम लोग ले लेते हैं, अगर वो अपॉइंट किए जाते हैं तो उनकी जो सर्विस रहती है अगर 65 साल पहले हो जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए 6 साल से पहले 65 साल हो गए, मान लीजिए उन्होंने 61 की उम्र में करना है, तो 4 साल स्टार्ट हो गई उनकी, ओनली 4 साल बचे उनके पास में। तो जो भी यहाँ पर पहले हो जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए उनकी क्या थी 58 थी, ठीक है, तो अब उनका टाइम पीरियड पूरा बचा है तो अब 6 साल कंप्लीट करके जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ओके। तो ये तो इसके अलावा ये देखिए, अगर इनको हटना है, खुद से अपने ऑफिस से हटना है, तो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, ओके। और इसके अलावा इनको क्या होता है, जिस तरीके से अगर रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर एक्सपायरी टर्म, ठीक है, तो वो क्या जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करा जाएगा, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिख रखी हैं कि किस तरीके से इनको हटाना जाना चाहिए, ओके। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एक्टिंग चेयरमैन। अब एक्टिंग चेयरमैन का क्या मतलब होता है, एक्टिंग चेयरमैन का मतलब ये होता है, मान लीजिए किसी एक पर्सन को कोई जॉब दे रखी है, ओके, और वो पर्सन किसी इस जॉब के अलावा किसी और काम में बिजी हो गया टेम्परेरी पीरियड के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए, तो उस टाइम पर क्या करते हैं कि एक्टिंग चेयरमैन बना देते हैं कि यार तब तक तुम देख लो इस काम को, फिर वो इंसान आएगा तो उसको कंटिन्यू कर देगा। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपॉइंट वन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी एक्टिंग चेयरमैन, 2 सर्कमस्टेंसेज में। क्या सर्कमस्टेंसेज है, व्हेन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन फॉल वैकेंट, जब चेयरमैन का ऑफिस खाली पड़ा हो, एक तो उस कंडीशन में, मतलब चेयरमैन का ऑफिस खाली है, एक तो उस कंडीशन में खाली है, मतलब खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर चेयरमैन एक हो गया, दूसरा कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अपने फंक्शन, एब्सेंट है, खाली का मतलब हो गया कि पोस्ट पर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, और एक हो गया कि एब्सेंट है कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो दोनों ही सर्कमस्टेंसेज में क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट एक एक्टिंग चेयरमैन यहां पर बैठा सकता है जब तक कि एक परमानेंट चेयरमैन ना आए। आप लोगों ने स्पीकर वाले लेक्चर में सुना होगा, मैंने आप लोगों को प्रो टर्म स्पीकर बताया था, तो उसका भी मतलब कुछ इसी तरीके से है, प्रो टर्म स्पीकर का मतलब, ठीक है ना। तो यहां पर भी इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर एक्टिंग चेयरमैन की बात की जा रही है, तो एक्टिंग चेयरमैन को भी आप लोग याद रख सकते हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है 2 कंडीशन में। और फंक्शन कब तक करेगा, जब तक कि सामने वाला पर्सन या तो अपॉइंट नहीं किया जाता है उस पोस्ट पर कोई और पर्सन, और या फिर वो अपनी जो ड्यूटीज है उनको करने में सक्षम नहीं हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए बीमार हो गया, कहीं पे किसी शादी फंक्शन में चला गया कुछ टाइम के लिए, काइंड ऑफ आउट ऑफ द कंट्री चला गया है, तो उस तरीके की कंडीशन में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जरूर याद रखिएगा इससे रिलेटेड बात है ये।
अब बात कर लेते हैं रिमूवल की, कि हटाया कैसे जाता है। अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी यहाँ पर कि मेंबर जो है यहाँ पर मतलब मेंबर जो है इस तरीके की कंडीशन बनानी स्टार्ट कर दी कि ऑफिस के लिए फिट नहीं है, तो वो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैंने क्या क्या बताई थी। ठीक है, रिविजन भी साथ साथ में आप लोगों का होता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो बात बोली गई है, देखिए सबसे पहली क्या बात बोली गई है कि 3 कंडीशन यहाँ पे दी गई है। सबसे पहला बोला गया इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया अगर घोषित कर दिया जाता है, बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, ऑफिस से हटा दिया जाएगा। दूसरी टर्म्स क्या बोली गई यहाँ पर, दूसरी बोली गई है यहाँ पर, अगर देखिए यूपीएससी का चेयरमैन है, उसके अलावा भी कहीं और पेड इंप्लॉयमेंट कहीं कर रहा है आउटसाइड द ड्यूटी, जितना उसको बोला गया है वो तो कर ही रहा है, उसके साथ में कहीं और भी वर्क कर रहा है पेड इंप्लॉयमेंट, ओके, तब उसको हटा दिया जाएगा। तो 2 कंडीशन ये हो गई। और तीसरी कंडीशन, अगर प्रेसिडेंट इन केस सीधा बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में, तो प्रेसिडेंट ओपिनियन अनफिट है कंटिन्यू टू ऑफिस, ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से वो कंटिन्यू टू ऑफिस करने के लिए अनफिट है, अगर रिलेटेड टू माइंड एंड बॉडी, मतलब दिमाग खराब हो गया है या कोई इस तरीके की चीजें हो गई हैं, तो वो सब चीजें अगर होती है यहाँ पर, तो तब भी ऑफिस से हटा दिया जाएगा। ओके, इन एडिशन इन सब के साथ में अगर मिसबिहेव करता है तो तब भी उसको हटाया जाएगा, पर मिसबिहेव का जो फंडा आएगा यहाँ पर उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, एडिशन में क्या बोला गया, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द यूपीएससी फॉर मिसबिहेवियर। ओके, ठीक है, इन दिस केस मिसबिहेवियर वाले केस में क्या होगा, मिसबिहेवियर कैसे डिसाइड किया जाएगा कि इसने मिसबिहेव किया है, वरना देखिए अगर गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करेगा तो गवर्नमेंट हटा देगी मिसबिहेव का नाम लेकर, पर मिसबिहेवियर क्या करना है, मिसबिहेवियर के केस अगर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि भैया ये मिसबिहेव कर रहा है या आप लोग मिसबिहेव करके इसको हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा यहाँ पर और एडवाइज करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस रहेगी, अगर जो इस तरीके की एडवाइस दी जाएगी वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग रहेगी, मतलब यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया है। तो इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इंडिपेंडेंसी बन जाती है, मतलब कंप्लीटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो अपनी जो ड्यूटी है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। वरना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट जब चाहे तब हटा दे इनको, तो उस तरीके से ये इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से जब जिस ड्यूरेशन में यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जिस ड्यूरेशन में इंक्वायरी करता है सुप्रीम कोर्ट, उस ड्यूरेशन में प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है चेयरमैन को और मेंबर को, पर लेकिन जब इंक्वायरी हो जाती है अगर गिल्टी पाया जाता है तो हटाया जाएगा, अगर गिल्टी नहीं पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है काफी। अब बात की जाती है कि ये ऑफिस इंडिपेंडेंट कैसे है, कैसे इम्पार्शियल है, मतलब किस तरीके से ये एक दूसरे का, ये ऐसे नहीं कर सकते कि ये एक को फायदा पहुंचा रहा है और दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना, तो किस तरीके से इम्पार्शियल है, पार्शियलिटी नहीं कर रहा है कोई भी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर चेयरमैन और मेंबर दोनों की। तो सबसे पहले तो यही बात है कि देखिए कोई भी मन घड़ंत कहानी बनाकर इनको पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें, जो हमारे संविधान में बातें इनसे रिलेटेड लिखी गई है, उसके मैनर में, उसी के तरीके से इनको हटाया जा सकता है ओनली। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कोई मन घड़ंत कहानी बना देंगे और इनको हटा देंगे। और इसके बाद में अगर बात की जाए सर्विस कंडीशन, जो भी सर्विस की कंडीशन डिटरमाइन की जाएगी एक बार जब इनको अपॉइंट किया जाता है, फिर कोई उनको चेंज नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पता चला कि ये तो हमारी बात मानो वरना हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी वगैरह घटाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब आपका टर्म्स घटाना स्टार्ट कर देंगे, जो आपका टाइम पीरियड है उसको घटा देंगे, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसके अलावा क्या बोला गया, सैलरी अलाउंसेस जो पेंशन वगैरह होती है जो दी जाती है यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। ठीक है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि चेंज कर दी जाएगी जब ये चाहेंगे अपने हिसाब से। अब बात थोड़ा सा ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा देखिए क्या होता है, जो यहाँ पर चेयरमैन की अलग से बात की गई है और मेंबर की अलग से बात की गई है। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक बार अगर चेयरमैन बन जाता है तो वो कभी भी फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में वर्क करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सीधा सीधा क्या मतलब हो गया, सीधा सीधा ये मतलब हो गया कि यार अगर आज आपको यूपीएससी के पद पर रहना है तो आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आगे जॉब नहीं करनी है सेंट्रल ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। नॉर्मली क्या होता है कि ये देखिए मतलब एक लालच टाइप का आ जाता है कि यार इनके सेंटर के हिसाब से काम कर देते हैं, फिर आगे चल के हमको कोई पोस्ट पकड़ा देंगे, किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया काइंड ऑफ, या कुछ भी इस तरीके से डायरेक्टर बना दिया कहीं का। तो वो इस तरीके का जो लालच रहता है, उस लालच से निकालने के लिए ये कंडीशन यहाँ पर डाली गई है कि नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर इंप्लॉयमेंट। ठीक है, इन सेंटर और स्टेट को, किसी भी जगह पर नहीं, ना तो सेंटर में और ना स्टेट में। तो इसलिए चेयरमैन जो होते हैं यूपीएससी के वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनको कोई लालच नहीं है किसी पोस्ट का। ठीक है, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसी तरीके से मेंबर की बात की जाती है।
तो मेंबर क्या कर सकते हैं, अगर मेंबर बन चुका है तो फिर क्या अपॉइंट किया जा सकता है, उसको अपॉइंट किया जा सकता है चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, मतलब यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ये पोस्ट मेंबर के लिए है, पर लेकिन जो चेयरमैन रहता है उसके लिए फर्दर कोई इंप्लॉयमेंट नहीं है, पर लेकिन मेंबर को तो आगे चल के चेयरमैन बनाया जा सकता है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, मेंबर में और जो चेयरमैन में है ये डिफरेंस है। आप लोगों को ये बोल सकता है कि बिल्कुल यहाँ पर कि चेयरमैन भी कि मेंबर भी आगे फर्दर इंप्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, हाँ है वो चेयरमैन की पोस्ट पर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बट इसके अलावा कोई भी अदर इंप्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, ये ओनली चेयरमैन की पोस्ट पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर इनको कहीं गवर्नर बना दिया ले जाके, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पद पर ये आगे फर्दर इंप्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओनली चेयरमैन के पद पर एप्लीकेबल नहीं है। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये भी हो गई कि रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। एक बार चेयरमैन बन दिया, ऐसा नहीं है कि 5 साल और बढ़ा दो भैया, तू ही चेयरमैन रहना है आगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट इनको बनाया गया है। ना तो ये कहीं जॉब कर सकते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, ना फिर इनको लालच ऐसा रखना है कि कोई फिर से इनको चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो कोई भी इस तरीके का लालच भी नहीं रहना है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसीलिए आज की डेट में जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से कंडक्ट कराए जाते हैं। वरना क्या होता है, वहां पर सब मंत्री या फिर जो बड़े बड़े कारोबारी हैं सब उनके बेटे और भाई भतीजे वहां पर बैठे हुए मिलते। पर लेकिन आज की डेट में आपको एक रिक्शा वाले से लेके एक अच्छी फैमिली का हर एक इंसान वहां पर देखने को मिल सकता है। तो कंप्लीटली अगर देखा जाए तो मेरिट बेस्ड सिस्टम है। तो मेरिट बनाने का काम कंट्री का करती है यूपीएससी। तो इसका ये मतलब था कि मेरिट किस तरीके से बनाती है यूपीएससी। अब थोड़ा फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्या वर्क किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है ना, सेंट्रल सर्विस कंडक्ट कराया जाता है और पब्लिक सर्विसेज यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम आप लोग देखते हैं, जो भी एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं वो बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से जो ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम होते हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इस तरीके से, ठीक है। सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम हो गया, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ऑल दीज टाइप ऑफ एग्जाम हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी एग्जाम देखा होगा जिस तरीके से ये कंडक्ट कराया जाता है, इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के बारे में ईपीएफओ के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा कहीं पर चेयरमैन बनाया जाता है, जिसे आप लोग देख सकते हैं जियोलॉजिकल साइंटिस्ट वगैरह, या बहुत सारे एरिया में ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी रिक्रूटिंग पैटर्न रहना है, क्या मेथड रहना है, पोस्ट को किस तरीके से, तो वो सारी बातें यहाँ पर इसके अंडर में आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो डिसाइड की जाती है यूपीएससी के द्वारा डिसाइड की जाती है कि क्या सिलेबस यहाँ पर रहना है, कितने क्वेश्चन पेपर होने हैं, क्या क्या चीजें होनी है, तो ये यूपीएससी डिसाइड करती है। इसके द्वारा मान लीजिए कोई स्टेट है उसकी हालत खराब है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है अपने हिसाब से, और वो रिक्वेस्ट करता है 2 और ज्यादा स्टेट इससे, ठीक है, कि किस तरीके से स्कीम में ज्वाइंट रिक्रूटमेंट की बात की जाती है। ज्वाइंट रिक्रूटमेंट आप लोगों को तब पता चलेगा ये किस तरीके से होता है जब आप लोगों को मैं पीएससी के बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब जो स्टेट से रिलेटेड होता है, तो एसपीएससी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूंगा उसमें आप लोगों को पता चलेगा इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन किस तरीके से ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसके बारे में जिक्र किया गया कि अगर ये 2 या 2 से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं तो यहां पर ये वर्क कर सकता है। इसके अलावा मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए स्टेट, सारे स्टेट या कोई अदर स्टेट अगर रिक्वेस्ट करता है गवर्नर, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये सर्व कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट और सारे स्टेट को, अगर गवर्नर स्टेट का जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है। और ये इसके अलावा आप लोग को याद रखना है ये कंडीशन, रिक्वेस्ट कर दी गवर्नर ने, वहां तक काम नहीं चलेगा, अप्रूव की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बाद में मान लीजिए सारे स्टेट बोलने लगे कि हमारा भी आप लोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है उसको कंडक्ट कराने स्टार्ट कर दीजिए। या ये बोल सकते हैं यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, मान लीजिए टॉप पोस्ट जो होती है वो तो भर ली जाएगी आईएएस, आईपीएस या फिर जो फॉरेन सर्विस होती है उनके लिए, पर नीचे की जो पोस्टें होती हैं वो सारे स्टेट जो 29 स्टेट है, सब स्टेटों में क्या होगा, और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें जो पब्लिक सर्विस कंडक्ट कराई जाती है उसको वो कंडक्ट न कराएं और यूपीएससी की नीचे की पोस्ट के द्वारा ही उनको भर लिया जाए। तो ऐसा कुछ अगर होने लगे फ्यूचर में तो गवर्नर रिक्वेस्ट करेंगे और अप्रूव किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये अप्रूव किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो यूपीएससी में अगर मान लीजिए कोई अलग से, जैसे किसी सर्विस की बात की जा रही है, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है तो उसको किस तरीके से उसके ग्रांट एक्सटेंशन करना है, उसका किस तरीके से उसको री एम्प्लॉय करना है, तो सर्टेन क्राइटेरिया रिटायरमेंट के, सिविल सर्वेंट के, तो ये भी क्राइटेरिया जो तैयार किए जाते हैं ये भी यूपीएससी के साथ में डिस्कस किए जाते हैं। यूपीएससी से रिलेटेड मैटर जो होते हैं वो भी, इससे रिलेटेड जो मैटर होता है वो भी यूपीएससी देखभाल करती है। इसके अलावा क्या करती है यूपीएससी का काम, इसके अलावा भी कई सारे रहते हैं। एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो कि यूपीएससी प्रेसिडेंट को सबमिट करती है कि या क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। तो वो एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी सबमिट करती है प्रेसिडेंट को। ये पूछ लिया जाता है कि किसको, प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, पार्लियामेंट को।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेसिडेंट को सबमिट करती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को सबमिट करती है। परफॉर्मेंस क्या रही है एनुअली, हर साल की आती है ये एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी की। और प्रेसिडेंट जो क्या करता है उसको पार्लियामेंट में ले जाके रखता है उसको। ठीक है, पार्लियामेंट में जाती है वो रिपोर्ट की, देखा जाता है कि क्या क्या सही वर्क कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा यूपीएससी की जो जुडिक्शन है वो एक्सटेंड की जा सकती है एक्ट, अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट बना देती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी रखनी है, कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में आप लोगों को। इसके अलावा जो यूपीएससी के अंडर में बातें नहीं आती हैं वो क्या है, आप लोग देख सकते हैं कुछ दिनों पहले रिजर्वेशन से रिलेटेड काफी बातें चल रही थी। तो किस तरीके से रिजर्वेशन देना है, किसको रिजर्वेशन नहीं देना है, ये सारी बातें क्या होती है, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन देना है या फिर पोस्ट में रिजर्वेशन देना है, ये सारी बातें यूपीएससी के अंडर की नहीं है, आउटसाइड द यूपीएससी जुडिक्शन है ये। ठीक है, तो ये सेंटर खुद डिसाइड करता है कि किस किस एरिया में क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो चेयरमैन रहते हैं आप लोग देखते हैं, जो मेंबर कमीशन बनाए जाते हैं कई सारे, या ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, एनजीटी जैसे हो गया, तो इस तरीके के जो चेयरमैन रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, उनका भी कोई मतलब नहीं होता है यूपीएससी से। कई बार पूछ जाता है कि यूपीएससी के साथ में डिस्कस करके यहाँ पर मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मानना है। ठीक है, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अगर टेम्परेरी कोई ऑफिस है, ठीक है ना, टेम्परेरी कोई अपॉइंटमेंट करनी है इस तरीके से, तो वो भी, उसका भी कोई मतलब नहीं है यूपीएससी से कि उसके बारे में कि यूपीएससी से कोई डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए अगर टेम्परेरी कोई अपॉइंटमेंट की जा रही है किसी भी ऑफिस में, तो कई बार पूछ लिया जाए कि यूपीएससी से एडवाइस ली जाती है, तो ये इस तरीके से कोई भी एडवाइस वगैरह नहीं ली जाती है। तो यहां पर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रोल की बात अगर यूपीएससी की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलेगी इसमें। रोल की जब बात की जाती है, सबसे पहले तो आप लोगों को देखने को मिला वॉच डॉग है मेरिट सिस्टम का, वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो ये आप लोगों को माइंड में रखना है, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो मेरिट सिस्टम का वॉच डॉग इसको बोला जाता है। अगर बात करूं यहाँ पर यूपीएससी के रोल की, तो ये लिमिटेड नहीं है कुछ भी कि एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और इनका काम खत्म हो गया, नहीं। एग्जाम कंडक्ट कराने के अलावा ये रिकमेंडेशन भी देते हैं, एडवाइजरी नेचर है इनका। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, नहीं, एडवाइजरी नेचर भी है ये, गवर्नमेंट इनसे एडवाइस ले सकती है, गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कई बार कमेटी सेटअप की जाती है, तो कमेटी की बातें जो होती हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होती है कि मानना है या नहीं मानना है। ठीक है, तो कमेटी सेटअप की जा सकती है पर लेकिन बातें बाइंडिंग नहीं रहती है। तो ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं पर लेकिन वो बाइंडिंग नहीं रहता है, सलाह आप नहीं दे सकते हैं, पर मानना ना मानना वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा बात देखी जाए यहाँ पर सीवीसी की अगर बात की जाए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात की जाए तो 1964 से जब से ये आया है तो यूपीएससी के साथ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इसको कैसे समझना है आपको, इसको उस तरीके से समझना है, एक साइड में तो था फाइनेंस कमीशन, ठीक है, और दूसरी साइड में था प्लानिंग कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच में हमेशा लड़ाई रहा करती थी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या थी, फाइनेंस कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या थी, ये बना दी गई थी ऐसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। ठीक है, तो सारे डिसीजन लिया करती थी प्लानिंग कमीशन लिया करती थी। फाइनेंस कमीशन की जो ड्यूटी थी वो भी कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन को दे दी गई थी 50% से ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी फंडा नहीं होता था, सारा जो अंडर कंट्रोल रहता था वो सारा अंडर कंट्रोल किसके रहता था, ये सारा अंडर कंट्रोल यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के उसमें रहता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर बातें की जाती थी। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन जिस तरीके से, तो इसी तरीके की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है यूपीएससी के अंडर में भी। यूपीएससी में और सीबीसी में कुछ बातें ऐसी होती है जो सीबीसी बोल देता है, कुछ बातें यूपीएससी बोलता है, तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। पर लेकिन क्या बात आप लोग देखेंगे यहाँ पर, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सब होते हुए भी, ठीक है, ये तो बनाई गई है, किस तरीके से बनाई गई थी, ये तो एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई है, मतलब पार्लियामेंट में पास भी नहीं किया गया था लॉ, वो बाद में पास किया गया। 1964 में बनाई गई पर बाद में लॉ पास किया गया। तो अक्टूबर 2003 में जाके इसको पास किया गया, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ पास करके पार्लियामेंट में लेके आए गए। पर लेकिन यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो सीबीसी और यूपीएससी में ये डिफरेंस है। तो यूपीएससी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को बार बार खत्म करने की बात की जाती थी, क्योंकि वो फाइनेंस कमीशन के फंक्शन अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं अगर कंट्रोवर्सी का कोई इशू भी यहाँ पर पूछा जाता है तो आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर भी मिल जाएगी, तो दोनों लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी। अगर चीजें पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने आसपास सफाई रखिए जितना हो सकता है और पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।